आसान स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपकी PT2 परीक्षाएं चली हुई हैं, तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं होप करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए आइए, एक PM श्री केंद्रीय विद्यालय ने पेपर सैम्पल पेपर निकाला है PT2 परीक्षा के लिए। देखो, कई बार हम सैम्पल पेपर करते हैं और कई बार हम रियल पेपर करते हैं। तो ये आपका रियल पेपर है, ठीक है, सैम्पल पेपर नहीं है। ये दूसरे स्कूल में आ चुका रियल पेपर है। तो आप किसी भी स्कूल से हो, क्योंकि ये पेपर रियल है और सिलेबस में से आता है, सैम्पल पेपर भी टारगेटेड चैप्टर्स के बीच में से मिलके बनता है। तो आप किसी भी स्कूल से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पेपर सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे। आपका पेपर कक्षा 7वीं का 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटे के करीब टाइम मिलेगा। कहा गया है कि जो गद्यांश है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आप एक बार में पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे। जब एक बार पढ़ लेंगे, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शंस एक साथ पढ़ेंगे और फिर से आप आंसर अपने पैसेज में ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो पहले आप पैसेज पढ़ेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और तब आप आंसर लिखेंगे। तो एक छोटा सा गाँव था जहाँ लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में बच्चे खेलते और बुजुर्ग आराम करते थे। बरगद का पेड़ गांव की पहचान बन चुका था। गर्मियों में उसकी ठंडी छाया सभी को राहत देती थी। गांव के लोग मानते थे कि पेड़ों से इंसान को न केवल हवा मिलती है, बल्कि शांति और सुरक्षा का अनुभव भी होता है। इसी कारण गांव में हर साल नए पौधे लगाने की परंपरा थी। इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गांव की पहचान किससे बनी हुई थी। तो गांव की पहचान बनी हुई थी। अब आप इसका आंसर प्रॉपर लिखोगे, ठीक है। अब मैं उन बच्चों को बता देता हूँ जो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आंसर लिखना पसंद नहीं करते। अगर आपको इसके प्रॉपर आंसर चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। कल से हमारी मेंबरशिप के प्राइस मैं कम कर रहा हूँ, जिससे कि आप सारी PDF अवेल कर सको। तो जितने भी PDF के आंसर्स आपको चाहिए, ये सॉल्यूशन पूरा चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का हो, 1 टाइम पेमेंट के बाद आप सभी पेपर्स के सॉल्यूशन को अवेल कर सकते हो। तो जैसे मैं जो आंसर यहाँ पर लिखूंगा वो आपको PDF में मिल जाएगा, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो पूरी देख लो, ठीक है। आइए, तो गांव की पहचान किससे बनी हुई थी, आंसर देखते हैं। तो गांव की पहचान आप लिखेंगे, गांव की पहचान बीचों बीच लगे बड़े बरगद के पेड़ से बनी हुई है, के पेड़ से बनी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे और बुजुर्ग बरगद के पेड़ का क्या उपयोग करते थे। तो बच्चे उसकी छाया में, देखो यहाँ पे लिखा है कि गर्मियों में उसकी ठंडी छाया सभी को राहत देती थी। गांव के लोगों समान यहाँ पे है, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग आराम करते थे। तो आपका आंसर होगा बच्चे उसकी छाया में खेलते थे और बुजुर्ग वहाँ बैठकर आराम करते थे। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गर्मियों में पेड़ लोगों को क्या प्रदान करता है। तो लोगों को छाया प्रदान करता है, लिखा है गर्मियों में पेड़ अपनी ठंडी छाया से लोगों को राहत और आराम प्रदान करता है, ठीक है। ठंडी छाया से लोगों को राहत और आराम प्रदान करता है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, आराम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गांव के लोग पेड़ों को किस कारण महत्वपूर्ण मानते थे। तो वे मानते थे कि पेड़ों से न सिर्फ, तो आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि वे मानते थे कि न सिर्फ, अच्छा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आंसर आपको PDF में मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। वे मानते थे कि पेड़ों से न सिर्फ हवा मिलती है, बल्कि शांति और सुरक्षा का अनुभव भी होता है, इसलिए वे पेड़ों को महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। प्रॉपर आंसर आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। गांव में हर साल कौन सी परंपरा निभाई जाती थी। तो गांव में हर साल नए पौधे लगाने की परंपरा निभाई जाती थी। देखो, गांव में हर साल नए पौधे लगाने की परंपरा निभाई जाती थी। आप प्रॉपर ये आंसर लिख दोगे, ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पठित गद्यांश, देखो पठित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। आपकी किताब में से लिया हुआ ये पद्यांश है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिये माही क्यों जो बिना विचारे। तो पहला क्वेश्चन आपकी ये एक पठित पद्यांश आपकी किताब में से एक कविता ली गई है जो कि दूसरी भाषा में आपकी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिना विचारे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बिना विचारे का अर्थ बेसिकली कहा गया है यहाँ पे जो बिना सोचे समझे की बात होती है ना, उसके बारे में बात की गई है। बिना विचारे का अर्थ है के बाद आप लिख सकते हैं कि बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे समझे या बिना विचार किए। ठीक है, कोई काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बिना विचार किए काम करने का क्या परिणाम बताया गया है। तो बिना विचार करे काम करने का परिणाम, ऐसा व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है। आप प्रॉपर आंसर लिखोगे कि ऐसा व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, बाद में पछताता है और उसे दुख सहना पड़ता है। अब देखो ये लिखा आपका कि काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, कही गिरधर करिवाए दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिया माही क्यों जो बिना विचारे। जो काम करता है वो बिना विचारे उसमें वो दुख भोगता है और बाद में उसको पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जग में कैसा व्यवहार सहना पड़ता है। कवि के अनुसार जो इस तरह के व्यक्ति को जिसकी व्याख्या की गई है कैसा दुख सहना पड़ता है, कैसा व्यक्ति को कैसा व्यवहार सहना पड़ता है। तो उसे लोगों की हंसी और उपेक्षा सहनी पड़ती है। उसे लोगों की हंसी और उपेक्षा, ठीक है, और उपेक्षा, बस इतना लिख रहा हूँ। उपेक्षा सहनी पड़ती है और वह समाज में हंसी का कारण बन जाता है। सहनी पड़ती है, ठीक है, और इसके बाद और वह समाज में हंसी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। किन किन बातों में ऐसे व्यक्ति को मन में रुचि नहीं रहती। कौन सी बातें हो सकती है जिनमें ऐसे व्यक्ति को मन में रुचि नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को खान पान सम्मान, तो आप लिख सकते हैं ऐसे व्यक्ति को खान पान सम्मान रंग राग और आनंददायक, ठीक है, आनंददायक बातों में भी मन से रुचि नहीं रह जाती, ठीक है, मन में रुचि नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि गिरधर कविराय ने किस बात को खटकने वाली बताया है। ठीक है, तो खटकने वाली किस बात को बताया कवि गिरधर कविराय ने। बेसिकली उन्होंने बिना विचार किए गए काम को, देखो
यहाँ पे लिखेंगे उन्होंने बिना विचार किए गए काम को, 2 बार है किए, ठीक है, किए गए काम को मन में हमेशा खटकने वाली बात बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दे। तो निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़ें पहले आप। पठित गद्यांश का मतलब है कि आपकी बुक में वो पहले से है। तो वर्षा बाहर सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब बागों में, गीत सुंदर गाती है मलिनब, गाती है मालिने अब। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा ऋतु में नभ की कैसी छटा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिखेंगे कि आकाश में घने काले बादल छाए हुए हैं और एक अनोखी मन को लुभाने वाली छटा दिखाई दे रही है। तो उत्तर में कुछ इस प्रकार आप लिखोगे कि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, ठीक है, और एक अनोखी मन को लुभाने वाली छटा दिखाई दे रही है। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 2। बिजली और बादलों का क्या वर्णन किया गया है। तो बिजली और बादलों का वर्णन क्या किया गया है कि बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखते हैं, झरने किस कारण बह रहे हैं। तो वर्षा का पानी बरसने के कारण झरने तेज धार से बह रहे हैं। तो वर्षा का पानी बरसने के कारण झरने तेज धार से बह रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखते हैं, ठंडी हवा चलने से पेड़ों में क्या हो रहा है। तो ठंडी हवा चलने से पेड़ों में क्या हो रहा है। बेसिकली ठंडी हवा चलने से पेड़ों की डालियाँ हिल रही हैं। पेड़ों की डालियाँ हिल रही हैं, हिलती है डालियाँ, देखो ये लिखा, डालियाँ हिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। बागों में मालिनी क्या कर रही हैं। तो बागों में मालिनी सुंदर गीत गा रही हैं। सुंदर गीत गा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पठित गद्यांश आपकी किताब में से उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब जगह एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है,
मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माए यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण हैं। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार, तौर तरीके मिलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक के अनुसार इंसान किस प्रकार एक से होते हैं। तो लेखक के अनुसार हम मतलब किस प्रकार एक से होते हैं। तो लेखक के अनुसार भाषाएं, आप प्रॉपर आंसर लिखोगे, हम यहाँ से लिखते हैं कि लेखक के अनुसार भाषाएं भले अलग अलग हो पर इंसानों की भावनाएं और स्वभाव दुनिया भर में एक से होते हैं। सब जगह हम लोग माँ बच्चे के संबंध, व्यवहार और मानवीय भावनाओं में समान होते हैं। ठीक है, इस तरह से लेखक के अनुसार इंसान एक से ही होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, फ्रांस के दर्शक ने कौन सा प्रश्न उठाया था। तो फ्रांस के दर्शक ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। तो प्रश्न ये लिख दो कि फ्रांस के एक दर्शक ने पूछा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने यशोदा के बारे में दर्शक को क्या समझाया। लेखक ने समझाया कि धरती की सभी माएँ, यही तो कहा था, सभी माएँ यशोदा हैं और बच्चे और सभी बच्चे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण जैसे होते हैं। अर्थात माँ बेटे का प्रेम सार्वभौमिक है। क्या है? मतलब हर जगह समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के कौन कौन से व्यवहार सभी जगह एक जैसे होते हैं। तो जैसे बच्चों की जिद, बच्चों का रोना, बच्चों का उठना, बच्चों का बैठना, ये सब व्यवहार हर जगह एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें भाषा, संस्कार और तौर तरीके कब मिलते हैं। हमें धीरे धीरे बड़े होने पर, हमें धीरे धीरे बड़े होने पर भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। संस्कार, भाषा और तौर तरीके मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके 5 पार्ट हैं। क, ख, ग, घ, च। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिन विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। तो ये ऊपर हमने क्वेश्चन किया, एज इट इज़ आपको करना है। बाकी इसमें आप लिखोगे कि बिना सोचे समझे काम करने से काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति बाद में बहुत पछताता है और समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बिना, जो शुरू में लिखवाया था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, बिना सोचे समझे काम करने से काम बिगड़ जाता है और व्यक्ति बाद में बहुत पछताता है और समाज में हंसी का पात्र बनता है। तो पात्र बनता है यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है, जो पहले लिखवा चुका मैं। उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। उसके बाद इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है। जीवन की सामान्य सुख सुविधा में उसकी अरुचि हो जाती है। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीज़ें भी नहीं भाती। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ख, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है। तो नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि, अब क्योंकि से आगे मैं आपको लिख के बताता हूँ आंसर। तो क्योंकि से देखते हैं। क्योंकि हो जाती है क्योंकि संगीत में लय होती है, अतः उसका ज्ञान आवश्यक है।
तो बिरजू महाराज का मशीनों से खूब मन लगता था, मशीनों में खूब मन लगता था। मशीन या यंत्र जो होते हैं, कोई भी मशीन हो या यंत्र हो, उसे खोलकर उसे उसके पुर्जे निकाल देते थे, खोल देते थे, देखने लगते थे। उनकी रुचि थी इसमें। इनके बेफिक्र में, इनकी ब्रीफ केस में हरदम पंखा, फ्रिज ठीक करने वाले औजार रहते थे, ठीक है। और उन्हें पेंटिंग में भी रुचि थी। तो थर्ड वन हो गया हमारा। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कहता है वर्षा बहार कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। तो वर्षा बहार कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों, आइए देखते हैं। हम लिखते हैं अपना आंसर इस तरफ, यहाँ पर। वर्षा बहार कविता में कौन, तो कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी इसलिए गीत गा रही हैं क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में हरियाली छा गई है, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ का आंसर हमने पीडीएफ में कैसे दिया है, आइए देखते हैं। तो पीडीएफ में आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखा है इसका, कि कविता में मालिनी, मेंढक और किसान गीत गा रहे हैं। मालिनी इसलिए गीत गा रही है क्योंकि वर्षा ऋतु आने से बागों में क्या हो गया है, बागों में हरियाली छा गई है और ठंडी हवा बह रही है, जिससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। मेंढक इसलिए गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु उनका प्रिय समय होता है, इसलिए वे अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और किसान इसलिए गीत गा रहा है क्योंकि वर्षा ऋतु में किसान के खेतों को पानी मिलता है, जिससे फसलें अच्छी होती है, अतः वे आनंदित होकर गीत गा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन चा कहता है कि वर्षा बहार कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है। तो कौन सी बात कही गई है वो आप यहाँ देखेंगे, कि वर्षा बहार कविता में मुख्य रूप से वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में आने वाले सुंदरता, ताजगी और उल्लास का वर्णन किया गया है, ठीक है। जैसे ही बारिश पड़ती है तो प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं, क्या उल्लास आता है, क्या अच्छा होता है, सुंदरता कैसे आती है, ताजगी कैसे आती है, ये इस चीज़ का वर्णन किया गया है। जहाँ बादल, बिजली, ठंडी हवाएं, नाचते मोर, गाते मेंढक, खिलते फूल, खुशहाल किसान मिलकर एक मनोरम दृश्य बनाते हैं, और यह बताती है कि वर्षा ही जीवन और धरती की शोभा का आधार है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में कहा क्या विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में योगदान पर संवाद लिखना है। दो लोगों के बीच का संवाद कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। मान लो एक आरव है, एक सिया है। आरव कहता है, आरव हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा जिसका आंसर सिया देगी, फिर उसके बाद आरव हमेशा उस बात को सपोर्ट करेगा या उसका विद्रोह करेगा, फिर सिया उसका रिप्लाई देगी। इस तरह से पूरा कन्वर्सेशन चलेगा, जहाँ से आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपना खुद बनाकर लिख सकते हैं, वरना आपको ये पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। तो आरव पहले कहता है, सुनो 2047 तक भारत को विकसित बनाने में हम छात्र क्या कर सकते हैं। सिया कहती है, सबसे पहले तो हमें अच्छी पढ़ाई करके ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। आरव कहता है, हाँ, साथ ही विज्ञान, तकनीक और नवाचार पर ध्यान देकर नए विचारों पर काम करना भी ज़रूरी है। सिया कहती है, हमें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता के लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। आरव कहता है, अगर हम भ्रष्टाचार से दूर रहकर मेहनत करें तो देश जल्द आगे बढ़ सकता है। सिया कहती है, बिल्कुल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना भी हमारा योगदान है। आरव कहता है, इसके अलावा सामाजिक सेवा, जागरूकता फैलाना और दूसरों को प्रेरित करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। सिया कहती है, सही कहा, अगर हम युवा दृढ़ संकल्प के साथ काम करें तो विकसित भारत 2047 तक सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा 5 नंबर का, 4 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम 100 वर्ड्स कब होंगे, जब आप कम से कम 1, 2, 3, 4 कन्वर्सेशन लिखोगे दोनों की, ठीक है, 2 लाइन की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उचित मिलान करना है आपको। क्वेश्चन में देखते हैं उचित मिलान के लिए क्या दिया गया है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। स्तंभ 1 में लिखा है कि पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो वर्षा ऋतु में तालाबों के जीवन जंतु अति प्रसन्न हैं। वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं, तो झरने बह रहे हैं, तो फर्स्ट का सेकंड से आप बिल्कुल वो कर दोगे, मैच कर दोगे। और यही हमें कहा है कि क्या आप मैच कर सकते हो वो बताओ। तो देखो, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं, साफ दिख रहा है। फिर चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब। तो यहाँ पर डालियाँ क्या बात की गई है, ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल जाती है। तो ये आपका फोर्थ, सेकंड का फोर्थ, ठीक है। थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपका, तालों में जीव जलचर आती है प्रसन्न होते।
तो तालों में झील चर्चा आती है प्रसन्न होते, अति है प्रसन्न होते, अति है प्रसन्न होते मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। और तालों में जीव चलचल, तो वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट हो गया आपका। इसके बाद फोर्थ, फिरते लखो पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। तो इसका मतलब वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं। तो फोर्थ का थर्ड वन है, ठीक है, फोर्थ का थर्ड वन। और लास्ट कौन सा बचा? फिफ्थ का फिफ्थ बचा, जिसका खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। वर्षा में खिलते हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पेपर में हेल्प करेगी। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो जो वीडियो आप देख लेते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। अपनी PDF अवेल कर लेना और चैनल को मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। कल करना क्योंकि कल रेट कम हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय दोस्तों।